नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जया जीएस एकेडमी में। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे साथियों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपका क्लास 12th का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इस चैप्टर से हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2026 में क्वेश्चन पूछने वाले हैं या जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए जितना सारा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उन सारे क्वेश्चन को हम क्लियर करने का प्रयास किए हैं। तो मेरे साथियों, ये जो वीडियो है ना, केवल 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी क्या हो गया, महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी से जितना सारा क्वेश्चन निकल सकता है, उन सारे क्वेश्चन को निकाले हैं। लगभग पूरा प्रयास किया गया है कि आपका इसमें से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो मेरे साथियों, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथियों, चैप्टर का नाम आप समझ ही चुके होंगे, क्या नाम है इसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता। यानी इस चैप्टर के बारे में हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने वाले हैं। तो मेरे साथियों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन बी कांस्य युगीन सभ्यता, और ऑप्शन सी पाषाण युगीन सभ्यता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, आप सब कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हालांकि हम इसका क्वेश्चन बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या होगा, कांस्य युगीन सभ्यता। अब चूंकि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग निवास करते थे या जो रहते थे ना, वो लोग लोहा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यानी ये लोग लोहा से क्या थे, अपरिचित थे। और पाषाण युग, मूलतः पाषाण युग का समय इस समय खत्म हो चुका था। अब धातु का युग प्रारंभ हो गया था। लेकिन ये लोग किस धातु का प्रयोग करते थे, कांसा का। तो इसलिए ये लोग कांसे का उपयोग करते थे ना, जिसके वजह से इस युग को या इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया था, कांस्य युगीन सभ्यता। तो मेरे साथियों, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? ऑप्शन है पहला 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 12,98,600 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 12,99,900 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। तो मेरे साथियों, आपको इसमें गेस करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ए। इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है ना, वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हालांकि आप एक चीज ध्यान रखिएगा ना, कि इसमें जो है ना, कि नए नए जो अन्वेषण अभी हो रहे हैं, नए नए चीजों या स्थानों का जो खोज हो रहा है, उस हिसाब से अब इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो और ज्यादा प्रतीत हो रहा है। कारण ये है कि जब हम इस चीज का रिपोर्ट निकाल करके दिया गया था ना, कि हड़प्पा सभ्यता मिल गया है, इस सभ्यता में यहाँ यहाँ नगर मिले हैं, तो उस टाइम का रिपोर्ट था कि इतनी इसकी क्या है, क्षेत्रफल है। अब इसके क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको कहीं और से इसका डाटा निकाल कर दिया जाएगा नहीं। जो आपका बुक में पढ़ाया जा रहा है, यानी आपका इसका क्षेत्रफल पढ़ाया जाता है कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर इतना ही होगा, क्या होगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का आरंभ कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता जो ये इतनी प्रसिद्ध सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1881, ऑप्शन नंबर बी 1887, ऑप्शन नंबर सी 1870, और ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये क्या है, 1872। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1872 ईस्वी। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कौन है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता जो होते हैं ना, वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम। हालांकि देखिए, जॉन मार्शल जो है ना, जब ये भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष थे ना, उस समय में हड़प्पा सभ्यता को या हड़प्पा नगर को, मोहनजोदड़ो नगर को खोज करके इस क्षेत्र को एक नई सभ्यता के नाम से इसको पहचान दी गई थी। लेकिन जब भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था ना, तो उस टाइम में
पहला जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में किसने डाली थी? यानी जो ये पुरातात्विक अध्ययन होता है ना, जिसमें हम लोग जमीन में दबी हुई सभ्यता एवं संस्कृतियों के बारे में पता लगाते हैं, या जो बहुत पहले खत्म हो चुकी सभ्यता है उसके बारे में जो हम लोग पता लगाते हैं ना, जमीन को खोद करके उसके स्तरीकरण से जमीन से नीचे जो दबी हुई चीजें होती है उसको निकाल करके जो हम लोग जानते हैं, उन सारे चीजों को या इस प्रक्रिया को जानने का जो प्रारंभ है ना, वो मिस्र में किसने किया था? तो इसका आंसर होगा क्या? पीट रिवर्स। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए पीट रिवर्स। इन्होंने ही पुरातात्विक स्तरीकरण का नींव रखा था। कहाँ पे? मिस्र में। तो मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये आपका क्या है? राइट आंसर है। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्या हुआ था? 15 जनवरी 1784 ईस्वी। अगला क्वेश्चन जो है ना उसके तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या पढ़े थे? ये कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये 15 जनवरी 1784 ईस्वी। और इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है ना वो है कौन? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स नामक जो व्यक्ति है ना, इन्हीं के द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। मेरे साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा ना, राइट आंसर क्या होगा? 1881। मेरे साथियों ऑप्शन जो है ना बोल करके नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम बचे, इसलिए हम सीधे कहाँ पे आते हैं? सीधे करेक्ट आंसर जो है ना उसके पास आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी 1861 ईस्वी। यानी इस समय में भारत में पुरातात्विक उत्खननों और ये जो साक्ष्य मिल रहे थे, इससे भारत में ये महसूस होने लगा था कि अब भारत में जो चीजें दब चुकी है, जो सभ्यता दब चुका है ना, उन सभ्यताओं को जानने के लिए अब एक ऐसी संस्था को गठित करना चाहिए जो मूल रूप से इन्हीं सारे कार्यों को करे। तो जब ये जरूरत महसूस की गई ना, तब इस चीज की स्थापना की गई, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और ये स्थापना कब की गई? 1861 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मेरे साथियों ये जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बोर्ड के एग्जाम से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, एकदम रट कर रख लीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को, क्योंकि इस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन में से आपको बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एकदम बढ़िया से याद करके चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष कब बने थे? ये जॉन मार्शल, जिनके अध्यक्षता में ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। तो ये जो है ना, ये भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता कब बने थे? कौन? जॉन मार्शल। तो इन्होंने ये 1902 ईस्वी, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी। 1902 ईस्वी में ये क्या बने थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता बने थे। तो मेरे साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या जाए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल द्वारा विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई थी? मतलब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि जॉन मार्शल ये कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष है। कब बने थे? 1902 ईस्वी में। तो इनके द्वारा विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता, कौन सी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई? यानी ये कब माना गया कि हमने एक नई सभ्यता की खोज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कर ली है। इस बात की घोषणा इनके द्वारा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1924 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा?
सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन नामक जो व्यक्ति है ना, इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। देखिए, ये मूलतः जो व्यक्ति है ना, ये सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान वाला जो सिंध प्रांत है, जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, उस प्रांत में ये खोज वगैरह किया करते थे। इनको कुछ बौद्धिक ग्रंथों से कुछ चीज़ों के बारे में पता चला था, जिसके बारे में ये अध्ययन करते हुए खोजते हुए उस क्षेत्र में गए थे, जहाँ पे इनको एक टीला मिला था, जहाँ पे उस टीले का जब इन्होंने जांचने पड़तालने का प्रयास किया तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे इनको लगा था कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। तब इन्होंने अपने बुक में इन्होंने क्या किया था, इस टीले का उल्लेख किया था। अब बाद में चल करके इसी टीले के आसपास खुदाई की गई तो एक नई सभ्यता का स्वरूप सामने निकल के आया था। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा कि 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मैसन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया था? तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ना, वो क्या है? बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये जो है ना, ये राइट आंसर है। किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने। यानी हड़प्पा नगर का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, ये कब किए थे? 1921 ईस्वी में। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा नगर का खोज कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1921 ईस्वी। और अगर क्वेश्चन पूछे कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का खोज किसने किया था? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। और अगर ये भी पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, मतलब इसमें डेट ना डाले, किसने किया था, तो वो भी क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13। इसमें जो आपका क्वेश्चन है ना, कह रहा है हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा जो नगर है ना, वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा रावी नदी। यानी ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। यानी हड़प्पा नामक जो नगर था ना, वो किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा नगर कहाँ स्थित था? यानी ये रावी नदी किनारे तो था, लेकिन कहाँ पे था? तो कहाँ पे था? तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा? मांटगोमरी। यानी ये जो मांटगोमरी नामक स्थान है ना, ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। तो मांटगोमरी जिला जो है ना, पाकिस्तान में, सॉरी, मांटगोमरी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र में कौन सा नगर अवस्थित था? हड़प्पा। अब ये किस क्षेत्र में चला गया? यानी पाकिस्तान में चला गया। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो ये हड़प्पा कहाँ पे था? भारत में था। भारत में था तो इस क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी जाते थे, वहां पे सर्वेक्षण करते थे। तो ये उस टाइम में कहाँ पे था? भारत में। लेकिन वर्तमान में कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ पे, किस क्षेत्र में है? तो मांटगोमरी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? यानी आप पढ़े पिछले वाला क्वेश्चन में कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर का खोज किया था। अब इसमें जो है ना, इसमें क्या है कि रखालदास बनर्जी, यानी रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है ना, वो क्या होगा? 1922 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी, 1922 ईस्वी। यानी रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का जो खोज है कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? जैसे हड़प्पा को पूछा गया था, वैसे इस क्वेश्चन में है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो किस नदी किनारे अवस्थित था? यह जो नगर है ना, ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। कहाँ पे? किस नदी किनारे? तो ये जो है ना, ये सिंधु नदी के किनारे क्या था? अवस्थित था। अब अगला जो क्वेश्चन है उसके तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ पर अवस्थित था? तो पहला तो स्थान पता चल गया किस नदी किनारे?
तो ये सिंधु नदी के किनारे। और कहाँ पे, स्थान का नाम क्या है, तो वो स्थान का नाम क्या हो जाएगा, लरकना पाकिस्तान। यानी लरकना नामक जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर कौन सा नगर था, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे अवस्थित था, लरकना। और ये लरकना कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित हो गया, लरकना पाकिस्तान। यानी ऑप्शन नंबर ई जो है ना, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी माना है। देखिए साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हमने जब हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं लोग ना, तो उसमें देखते हैं लोग कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा जो नगर था ना, वो कौन था, मोहनजोदड़ो। और एक और जो सबसे बड़ा था ना, वो कौन था, हड़प्पा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक कौन हो गया, हड़प्पा, और एक कौन हो गया, मोहनजोदड़ो। तो ये जो दो नगर थे ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, इन सभ्यता का जो दो सबसे बड़े नगर थे वो कौन थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इस दोनों शहर में आप देखिएगा ना, तो बहुत सारी चीजें जो मिलती थी वो इस सभ्यता के अन्य नगरों में भी लगभग मिल जाया करती थी। तो इस हिसाब से माना जाता है ना कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, वो सभ्यता इन दोनों जगहों से नियंत्रित की जाती थी, यानी हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से भी। तो इस बात को किसने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक नगर है ना, ये उस सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये टिकट महोदय लिखा गया है, लेकिन सॉरी ये नाम जो है ना, पीगट, सॉरी ये यहाँ प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो आप लोग इसको नाम लिख लीजिएगा पीगट महोदय। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पीगट महोदय, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका जो सही है ना, वो क्या हो जाएगा, पीगट। ठीक है, पीगट महोदय। यहाँ पे बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत इसका वर्ड टाइप हो गया है। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीगट महोदय। इन्होंने ही कहा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित था। ये सूतकांगेडोर क्या है, तो ये एक प्रकार का नगर है, यानी एक नगर है जो कहाँ, किस सभ्यता की नगर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो क्या है, दास्क नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दास्क नदी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूतकांगेडोर कहाँ पर अवस्थित था। सूतकांगेडोर कहाँ पे अवस्थित था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या है, मकराना पाकिस्तान। यानी मकराना नामक जो जगह है ना, इस जगह पे अवस्थित था। यह मकराना कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, मकराना पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन.जी. मजमूदार चुनहोदड़ो का खोज कब किया था। यानी एन.जी. मजमूदार ने चुनहोदड़ो नामक नगर का खोज कब किया था। तो एन.जी. मजमूदार ने चुनहोदड़ो नामक नगर का खोज कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, 1931 ईस्वी। देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन को एक ही चीज में कवर कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को एक ही चीज में या एक लाइन में कवर कर, इसके लिए ऐसा हमने किया है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता है ना कि चुनहोदड़ो का खोज किसने किया था, चुनहोदड़ो का खोज किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, एन.जी. मजमूदार। लेकिन आप सोचिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन तो सेम हम ऐसे ही कंडीशन में लिखे हैं, और तीसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि चुनहोदड़ो का खोज कब हुआ था। तो चुनहोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1931 ईस्वी। लेकिन जरा सोचिए कि चुनहोदड़ो का खोज कब हुआ था, फिर चुनहोदड़ो का खोज किसने किया था। तो ये उसके बाद पूछ देगा कि चुनहोदड़ो का खोज एन.जी. मजमूदार के द्वारा कब हुआ था। तीन क्वेश्चन बन गए, तीन तरीके से बन गए एक ही क्वेश्चन को। तो इन तीनों तरीकों से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उन सब का हल एक ही बार में हम लोग समझ पाए, इसलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन क्या किए हैं, सेट किए हैं। यानी इसमें इनका नाम भी दे दिए हैं, जगह का नाम भी दे दिए हैं, और इसका जो समय है ना, उस समय को भी दे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन यानी एन.जी. मजमूदार द्वारा चुनहोदड़ो का खोज कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1931 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है चुनहोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो चुनहोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनहोदड़ो कहाँ पर अवस्थित था? चुनहोदड़ो कहाँ पर अवस्थित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए, मांटगोमरी, पाकिस्तान। मांटगोमरी एक जगह का नाम है और ये जगह कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में। तो चुनहोदड़ो कहाँ पे अवस्थित है? मांटगोमरी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, ब्रजवासी लाल ने कालीबंगा का खोज कब किया था? यानी ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि कालीबंगा का खोज किसने किया था। अगर पूछ दे कि कालीबंगा का खोज किसने किया था, ये एक टाइप का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन बना कि कालीबंगा का खोज किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजवासी लाल। समझ में आई? तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप ये पूछ देता है कि ब्रजवासी लाल ने किस नगर का खोज किया था, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन हो गया कि ब्रजवासी लाल ने किस नगर का खोज किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। समझ में आई? तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है ना कि ऐसा पूछ देगा कि कालीबंगा का खोज कब हुआ था, तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया कि कालीबंगा का खोज कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये 1953 ईस्वी। समझ में आ रही है? तो हम इन तीनों टाइपों के क्वेश्चन को मिला करके एक ही में भर दे, इसलिए इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन हमने सेट किया है। क्वेश्चन क्या है कि ब्रजवासी लाल ने कालीबंगा का खोज कब किया था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1953 ईस्वी। मेरे साथियों ये इसमें मतलब इस चैप्टर का सारा जो क्वेश्चन है, एकदम सारे क्वेश्चन का निचोड़ इसमें निकाल कर रख दिए हैं, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपका छूट जाए। तो मेरे साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? यानी जो कालीबंगा जिसे ब्रजवासी लाल ने इसका खोज किया था, वह कालीबंगा किस नदी के किनारे है? ये कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर जो होगा ना, ये राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। यानी कालीबंगा नामक नगर जो है ना, वो किस नदी किनारे स्थित था? तो सरस्वती नदी किनारे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों देखिए, कालीबंगा से तीन क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन में तीन टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे, फिर वो कहाँ पे है ना। तो इस तरीके से हमने वो एक ही टॉपिक को कई रूपों में इस तरीके से लिख दिया ना कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी घुमाए क्वेश्चन आए, तो वो छूटे नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है? कालीबंगा कहाँ पर स्थित था? कालीबंगा कहाँ पर स्थित था? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो है गंगानगर। गंगानगर ये कहाँ पड़ता है? गंगानगर तो राजस्थान। ये राजस्थान यानी भारत। तो कालीबंगा नामक नगर कहाँ पे अवस्थित था? तो गंगानगर। गंगानगर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान यानी भारत। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यानी गंगानगर, राजस्थान। अगला जो क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एस.आर. राव ने लोथल का खोज कब किया था? यानी एस.आर. राव के द्वारा लोथल का खोज कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा? 1957। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। मेरे साथियों एकदम बढ़िया से इस चीज को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्या करता है, ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं इस स्क्रीन पर। ये आपको क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को एकदम मत इग्नोर करिए, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए और जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको बढ़िया से याद करिए और पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? यानी जो लोथल है ना, यह लोथल नामक नगर किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर? कौन सा, किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ पर स्थित था? यानी लोथल नामक नगर कहाँ पर स्थित था? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो अहमदाबाद, गुजरात। यानी अहमदाबाद में अवस्थित था। ये अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली का खोज कब किया था? यानी रविंद्र सिंह बिष्ट नामक व्यक्ति के द्वारा बनावली नामक जगह का खोज कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा 1973 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है, डेट यानी 1973 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है बनावली किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो ये बनावली नामक जो नगर है ना, किस नदी के किनारे अवस्थित था? सरस्वती नदी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बनावली कहाँ पर अवस्थित था? बनावली नामक जो नगर है ना, वो कहाँ पर अवस्थित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अहमदनगर, गुजरात। यानी अहमदनगर नामक एक स्थान है, या कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ए, यानी अहमदनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन जो है ना, वो अगला क्वेश्चन क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा का खोज कब किया था? यानी रविंद्र सिंह बिष्ट नामक व्यक्ति के द्वारा धौलावीरा नामक स्थान का खोज कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए, यानी 1990 से 91 ईस्वी के मध्य किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी के किनारे बसा धौलावीरा कहाँ पर अवस्थित था? यानी इसमें हम दो क्वेश्चन को देखें, फिर से इसमें एक में लपेट लिए हैं। पहला कि धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर इसी में लिख दिए हैं क्या? लूनी नदी। तो बन गया है क्या कि लूनी नदी के किनारे बसा धौलावीरा कहाँ पर अवस्थित था? साथियों आशा करते हैं आप इस चीज को बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन छिपा हुआ है जिसका आंसर हम उसमें डाल चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि धौलावीरा कहाँ पर अवस्थित था, मतलब किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो इसका आंसर इसी क्वेश्चन में डाल दें क्या? लूनी नदी। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन अब बन गया है क्या? लूनी नदी के किनारे बसा धौलावीरा कहाँ पर अवस्थित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो क्या? भरूच। भरूच नामक जो एक जगह है जो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात में पड़ने वाला जो भरूच नामक जगह है ना, इसी जगह पे कौन सा नगर बसा हुआ था? तो धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए, यानी भरूच, गुजरात। अगला क्वेश्चन है राखी गढ़ी का खोज किसने किया था? राखी गढ़ी नामक जो स्थान है ना, इस स्थान का खोज किसने किया था? तो जो इसका आंसर होगा ना वो हो क्या? सूरजभान। आंसर राइट क्या हो जाएगा? सूरजभान। तो सूरजभान नामक व्यक्ति है ना, इन्होंने किस क्षेत्र का खोज किया था? राखी गढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राखी गढ़ी कहाँ पर अवस्थित है? यानी राखी गढ़ी नामक जगह जो है ना वो कहाँ पर अवस्थित था? तो ये कहाँ पर अवस्थित था? इसका जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? जिंद। यानी ये जो जिंद नामक शहर है ना, यह क्षेत्र है ना, ये कहाँ पर अवस्थित था? हरियाणा। तो जिंद नामक जगह, जो अभी जिंद नामक जगह है ना, वो वहां पर कौन सा शहर अवस्थित था? राखी गढ़ी। तो क्वेश्चन में क्या है कि राखी गढ़ी कहाँ पर अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंद, हरियाणा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना था? यानी ये पूरब से पश्चिम तक ये इसका विस्तार कितना था? तो ये इसका राइट आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा? 1600 किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम की तरफ ये कितना किलोमीटर तक के एरिया में बसा हुआ था? तो यह जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1600 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। यानी हड़प्पा सभ्यता का पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तार कितना था? तो 1600 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना था? हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1100 किलोमीटर। समझ में आ रही है? तो 1100 किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? यानी जब हड़प्पा सभ्यता खोजा गया तो उसमें जो नगर मिले ना, उन सारे नगरों को मिला करके एक निश्चित आकृति निकाली गई ना, तो वो आकृति निकाली गई ऐसे त्रिभुजाकार। तो क्वेश्चन इससे बनता है ना कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? यानी आकृति कैसी थी, किस रूप में अवस्थित थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही। अगला क्वेश्चन, सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की तिथि कब से कब तक बताई थी?
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की तिथि कब से कब बताई थी, यानी जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक बसी हुई थी और उसके बाद नष्ट हो गई थी। तो उसका जो राइट आंसर है ना, यानी इन्होंने जो तिथि बताया था वो है 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक। यानी ये हड़प्पा सभ्यता बसी कब, 3250 ईस्वी में, और खत्म कब हो गई, 2750 ईस्वी में। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की आयु कितनी मानी गई है। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार यानी C14 विधि से जब हम किसी वस्तु के आयु के बारे में पता लगाते हैं ना, उस हिसाब से जब सिंधु घाटी सभ्यता की चीजों को निकाल करके उसका आयु निकालेगी ना, तो उसका एक निश्चित आयु निकल के आई, जो कितना है, 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें क्या होगा, सही होगा। यानी हड़प्पा सभ्यता बसी कब, 2500 ईस्वी में, और समाप्त कब हो गई, 1750 ईस्वी में। ये कार्बन डेटिंग की आयु है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता था। यानी मृतकों का टीला नाम से कौन सा क्षेत्र या कौन सा नगर जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो हो गया डी, मोहनजोदड़ो को। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। मृतकों के टीला के नाम से किसे जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसी मृतकों का टीला कहा जाता है, वही सेम है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, कांसे के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। यानी एक कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी हड़प्पा सभ्यता में। वह मूर्ति किस नगर से मिली थी, यानी इन नगरों में से किस नगर से मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो क्या है, मोहनजोदड़ो। यानी कांस्य के नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो किस नगर से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, RH37 यानी RH37 नामक जो जगह है ना, वो कहाँ पे पड़ता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि RH37 क्या है। तो RH37 जो है ना, ये एक प्रकार का कब्रिस्तान है, और ये कहाँ पर स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। यानी हड़प्पा नामक नगर में एक कब्रिस्तान मिला था, जिसका नाम दे दिया गया था RH37। और RH37 कहाँ पे है, हड़प्पा नामक नगर में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये आपका क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। हालांकि थोड़ा सा इसमें हल हो गया है, लेकिन लकड़ी के क्या है, हल। यानी लकड़ी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था। जो लकड़ी से जो खेत जोता जाता है ना, लकड़ी वाला जो हर होता है, जो पहले बैल वगैरह से जोता जाता था खेत, उस लकड़ी के जो हल है ना, उस हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो इस हल का साक्ष्य मिला था हड़प्पा नामक नगर से। यानी लकड़ी के जो हल होता था ना, उस हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, हड़प्पा से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनके बनाने का केंद्र कौन था। यानी मनके बनाने का केंद्र कौन था। तो ये इसमें का जो मनका जो होता है ना, ये कहाँ मनका बनाने का सबसे ज्यादा जो उद्योग थे ना, वो किस नगर में थे। यानी मनका बनाने का जो सबसे ज्यादा कंपनियां लगी थी ना, उस क्षेत्र को या उस नगर को मनका बनाने का केंद्र कहा जाता था। तो मनका बनाने का जो केंद्र था ना, वो कौन था, तो कालीबंगा। तो कालीबंगा नहीं, कालीबंगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चुनहोदड़ो इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो मनका बनाने का जो केंद्र था ना, वो क्या था, चुनहोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान व बाजरे की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। यानी धान और बाजरे के खेती का जो साक्ष्य है ना, वो कहाँ से मिला था। तो धान और बाजरे की खेती का जो साक्ष्य है ना, वो मिला था हमारा मोहनजोदड़ो से। यानी ऑप्शन नंबर ए, धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है गोदी। गोदी मतलब क्या है, बंदरगाह।
गोदी का मतलब क्या है? बंदरगाह। तो गोदी या ऐसे कह सकते हैं कि बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला था, बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो होगा आपका उसका आंसर हो जाएगा लोथल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो होता है काली चूड़िया। यानी कालीबंगा नामक शब्द जो है ना, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा नगर किस लिए प्रसिद्ध था? यानी कालीबंगा नामक जो नगर है, ये कालीबंगा नगर, ये नगर किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था काली चूड़िया बनाने के लिए। यानी काली चूड़िया सबसे ज्यादा कहाँ पे बनाई जाती थी? तो कालीबंगा नामक नगर में। तो कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर क्या हो जाएगा? काली चूड़िया बनाने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर। तो मेरे साथियों, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करिए। और मेरे साथियों, इसमें टोटल हमने क्वेश्चन कवर किया है 50 और 50 से अधिक क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अगला वीडियो बनाएं और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन को हम आपके समक्ष वीडियो में लेकर के आएँ, तो इसके लिए मेरे साथियों आप लोग कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।